यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी, चाहे वह वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो। इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, CNN हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की। इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार बने थे। महोदय, आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को, ये हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। वे हमारी विचारधारा या अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वो जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती है और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। लेकिन ये भारतीय सनातन धर्म के अनुशासन को और उसकी आस्था को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं विचार। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी उदारता, सहजता, सहनशीलता, विनम्रता और शालीनता गहरा आदर भाव पैदा करती है। यानी भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति हर व्यक्ति के मन में यह जो भाव है, आपने देखा होगा 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं और इन 45 दिनों में प्रयागराज हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी कोई लूट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं,
कोई दुष्कर्म बलात्कार की घटना नहीं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस करे। ये सामाजिक अनुशासन नहीं तो क्या है? एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण। जाति के भेद, सारी सीमाएं टूट गई। कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं। देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में श्री सुदेश पचौड़ी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों के प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यही नहीं, महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि हे पश्चिमी आधुनिकता, जिसे तूने दूषित किया वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और एक क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसा और मऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए और हमें अवसर मिला तो डबल इंजन की सरकार ने सीसा मऊ के सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि ये सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था? अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको ये दूषित कहते थे, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है। और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह के बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है। ये पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है
कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है।